नमस्कार, इनक्रेडिबल भारत न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने अपना नया बजट पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट में बहुत सारी खामियां भी है और बहुत सारी खूबियां हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। कह सकते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब उसमें बदलाव नहीं करा गया। और जब हम होम लोन इन सब तमाम बातों की बात करते हैं तो उसमें भी बदलाव नहीं किया गया है। And we're in 38 countries around the world with 20,000 plus agents. We have come to India and we have a member company here, which is India Forbes Global Properties. केंद्र सरकार ने अपना नया बजट पेश कर दिया है, लेकिन इस बजट में बहुत सारी खामियां भी है और बहुत सारी खूबियां हैं। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो बजट में बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। बहुत सारे नए रेल कॉरिडोर बनाने की बात करी गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए रूरल इलाकों में स्कूल्स बनाने की बात करी गई है। वहीं जो हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब उसमें बदलाव नहीं करा गया। और जब हम होम लोन इन सब तमाम बातों की बात करते हैं तो उसमें भी बदलाव नहीं किया गया है। तो हमारे साथ में बजट के एक्सपर्ट और हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपर्ट और प्रॉपर्टीज के एक्सपर्ट डॉक्टर अरविंदम चौधरी जी हमारे साथ में। सर, जो इस बार का बजट आया है केंद्र सरकार की तारीफ भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन वहीं मिडिल क्लास के लिए इस बजट में ज़्यादा खास देखने को नहीं मिला है। क्या एक मिडिल क्लास का सपना होता है कि वो अपना घर ले पाए, लेकिन घर सस्ते नहीं हुए, होम लोन्स पे ठीक से काम नहीं किया गया, वो सस्ते नहीं किए गए, उसको लेकर क्या बोलेंगे? तारीफ तो दो तरह के लोग करते हैं, जो या तो डरते हैं या फिर जिनको इकोनॉमिक्स का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि इस बजट में कुछ था ही नहीं। ना मिडिल क्लास के लिए था, ना जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए था, ना होम लोन्स के लिए था, ना मतलब आप कोई भी चीज़ बताइए, ना गरीबों के घर के लिए था। जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके लिए एक आवास योजना, उसके लिए भी कुछ नहीं था। तो आप अगर मेरे से पूछेंगे ये बजट कैसा था, मैंने अभी अभी कहा एक अनइमेजिनेटिव बजट था, जिसमें ऐसा लगा कि टाइम पास करना है इस साल, आके टाइम पास करके फिनेंस मिनिस्टर साहिबा चली गई। सर, इस बजट को लेकर जैसे आप जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जो होम डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, उनके लिए, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, वो उनके लिए निराशा भरा कदम है ये। हाँ, बहुत निराशा भरा कदम है, क्योंकि ये एक सेक्टर है जिसको बूस्ट चाहिए और उसको बूस्ट करने के बहुत तरीके होते हैं। कोई भी एक चीज़ ऐसा नहीं लगा जिससे जो होम बायर है या फिर जो डेवलपर्स हैं, दोनों साइड में किसी को कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले, कुछ भी नहीं। सर, मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। कोरोना महामारी के बाद 2019 की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय 38% लोगों ने नए घर खरीदे थे। वहीं ये 2022 में ये जो संख्या है, ये प्रतिशत 26% हो गया कि सिर्फ 26% लोगों ने नए घर खरीदे हैं। और 2025 में यह आंकड़ा घटकर सिर्फ 18% रह गया। तो लोग नया घर तो लेना चाहते हैं, लेकिन उनके बजट से बाहर होता जा रहा है। सस्ते घर का सपना कैसे पूरा हो सकता है आम मिडिल क्लास लोगों के लिए? नहीं, सस्ते घर के सपने के लिए तो गवर्नमेंट को पोजीशन लेना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोगों को ऐसे आवास योजना बना के देंगे ताकि वो घर अफोर्ड कर सके। हमारे देश में स्लम्स, अर्बन स्लम और रूरल स्लम का इतना ह्यूज प्रॉब्लम है, जहाँ पे सबसे पहले गवर्नमेंट को ये स्लम्स हटाने चाहिए। और ये हटाने के लिए उनको 1 रूम 2 रूम छोटे अपार्टमेंट्स का ह्यूज डेवलपमेंट प्रोसेस शुरू करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इनके लिए तो कुछ किया ही नहीं जाता है। सर, आप जैसे रियल एस्टेट के लोग हैं, आप सारे लोगों को अलग अलग मोर्चों पे जूझना पड़ता है, सरकार के अधिकारियों से भी जूझना पड़ता है, जो कॉस्टिंग अपने आप बढ़ती है। और जिस तरीके से सरकार का रुक रहा है, बड़े बड़े टावर्स को गिरा दिया गया है, क्या उनका यूटिलाइज नहीं कर सकते थे किसी और तरीके से? एक बिल्डिंग को बनाने में कितना पैसा लगा, बहुत मेहनत लगी, अगर ऐसे बड़े बड़े टावर्स को गिरा दिया जा रहा है ये बोल के कि इनक्रोचमेंट है या फिर गलत तरीके से बनाया है, उसको क्या बोलेंगे? मैं तो शॉक था जब यहाँ पे टावर गिराया गया। मैं शॉक था कि पहले आप सालों साल घूस ले लेके वो
टावर बढ़ रहा है, बढ़े जा रहा है। अब अगर घूस लेके आपने इतना बढ़ा दिया है एक टावर को, और इतने चीजें हमारे एनवायरनमेंट के लिए खराब हैं, तो आप वो सब कोई कंट्रोल नहीं करके इतना इन्वेस्टमेंट, इसको आप तोड़ रहे हो। आप बिल्डर को हटा दो, आप बोलो कि बिल्डर को एक पैसा नहीं मिलेगा, आप बोलो बिल्डर के ऊपर फाइन लगा दो, आपने वैसे भी उन लोगों को जेल में डाला हुआ है, लेकिन आप एक बना बनाया इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तोड़ रहे हो? इसको आप लोगों को दो, लोगों के बीच बांट दो, लोगों को एक अफोर्ड, गवर्नमेंट इससे पैसा कमा ले। हाँ, लेकिन उनको तोड़ देना, आप या तो आप एकदम शुरू में तोड़ दो ना, नींव रखते ही तोड़ दो, एक फ्लोर होते ही तोड़ दो। आप 100 फ्लोर बनने दे रहे हो फिर तोड़ रहे हो, ये किस तरह का प्लानिंग है? आई एम शॉक्ड। सर एक चीज बात होती है जैसे करप्शन की, तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इतने करप्शन होते हैं, सड़क बनी, बारिश आई, धुल गई। वहीं जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने वाले लोग हैं, रियल एस्टेट के लोगों, उनके प्रोजेक्ट बहुत मजबूत होते हैं। बहुत सारी गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स कमज़ोर हो रही है, स्कूल बन रहे हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं कुछ ही समय में। तो इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? जो कॉस्टिंग आ रही है वो भी बढ़ रही है, प्रोजेक्ट लंबे चलते हैं सरकारी तंत्रों में। आज बजट पास हुआ, 20 साल बिल्डिंग बन रही, बाद बिल्डिंग बन रही, तो कॉस्टिंग तो बढ़ती जा रही है। इसका तो मतलब आंसर क्या दूं? करप्शन इस तरह से जड़ लेके बैठी हुई है कि हर डीले में, हर कॉन्ट्रैक्ट में हम सिर्फ फ्रॉड ही करते हैं। तो ऐसा जब होता है, ऐसी गवर्नमेंट के अगर पूरा सिस्टम हो, तो I have nothing to say. It's unfortunate. We need to strengthen judiciary and make sure people are very, very scared of doing fraud. People are very, very scared of, mixing wrong kind of materials, delaying projects. सर एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे स्लम्स है, बात जब भी स्लम्स की आती है तो धारावी की बात करते हैं मुंबई की। वहाँ पे भी बहुत सारे बिजनेसमैन उसको डेवलप करना चाहते थे, मगर पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज उनको सामना करना पड़ा। तो अभी भी धीरे धीरे वहाँ पे काम चल रहा है, कोशिश हो रहे हैं। ऐसे दिल्ली में भी काफ़ी सारी जगहों पर लोग खुद आगे बढ़ के चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में इन्वेस्ट करना वो कितना डिफ़िकल्ट है। आप लोग काम कर रहे हो, लेकिन जैसे बाहर से कोई इन्वेस्ट करना चाहता है इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के लिए, तो उसको बड़ी डिफ़िकल्टीज आती है। वो डिफ़िकल्टीज क्या और वो कैसे दूर हो सकती है? तो तभी दूर हो सकती है जब गवर्नमेंट डिसाइड करे कि बिजनेसमैन को हमें प्रमोट करना है, हमने बिजनेस प्रमोट करना है। या तो हम बिजनेस को चोर की तरह देखें, या बिजनेस को देखें इस तरह से कि वो देश बिल्ड कर रहे हैं। तो दोनों में से हमें चूज करना पड़ेगा, हम किस तरह से देखना चाहते हैं। The moment we look at businesses as economic partners, things change. फिर हम उनको सपोर्ट करें, हम उनको हेल्प करें, सारे ब्यूरोक्रेसी दूर करें, रेड टेपिज्म दूर करें, उनको इस नज़रिया से नहीं देखें कि ये चोर है बेसिकली। अब गवर्नमेंट का ये नज़रिया, हर बिजनेसमैन चोर है, तो इस नज़रिया से जब तक आप देखोगे तब तक कहाँ से बिजनेसमैन फ्रीली इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। तो मेरे साथ थे डॉक्टर अरविंदम चौधरी। आपने सर बिल्कुल साफ बता दिया कि किस तरीके से हमारा अप्रोच होनी चाहिए डेवलपमेंट को लेकर। सरकार को भी अपना नज़रिया ज़रूर बदलना चाहिए। अगर कहीं करप्शन, गलतियां उन्हें दिख रही है गवर्नमेंट को, तो उसको वहीं रोकना चाहिए। अब 100 मंजिला कोई चीज़ बन जाती है, उसको बाद में गिराया जाना वो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। उसको गिराया ना करके कुछ और तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। सर आपने बजट पे बात करी, काफ़ी अच्छा लगा। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा। As you people know that Prime Minister Narendra Modi, he is focused to make India developed by 2047. To contributing his vision and Indian government visions, there are so many efforts doing by many international people and international community. As I'm introducing you all people, the CEO of Forbes Properties. It's a segment of Forbes magazine, which is an international magazine. I have along with Michael W. Jalbert, who is the CEO of Forbes Properties, which is a global segment. As sir, you set a mission to contribute your some effort to make India more developed by 2030. So what are your segment and what are your plans?
Yeah, so we're a global real estate network of brokerages that they become members of Forbes Global Properties. And we're in 38 countries around the world with 20,000 plus agents. We have come to India and we have a member company here, which is India Forbes Global Properties. And we are going to work with them and support them in their efforts in terms of recruiting agents to be part of our organization, to work with developers and create a real platform for a full suite to support residential development. तो भारत में बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज भी अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, व्हाट हैव यू हाइलाइटेड योर की सिटीज वेयर यू पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट एंड गोइंग टू डेवलप दैट सिटीज? Well, Mr. Gupta, our partner here, has actually stated that he'd like to ultimately be in 250 cities across India, prioritizing the ones where they really have that high net worth and ultra high net worth population. But ultimately, we want to have a footprint across the country. Yeah. Sir, you are doing huge investment in India. So, what are the, like I'm mentioning, coordination between you and the government? Is this okay? And the Indian government should make more effort to make a coordination with you and your company. So it really is our local member company that handles those relationships. So Mr. Gupta and his executive team are very active in the local communities, the government communities. As you may have noticed, we just had a couple of members of your parliament here talking about how we can work together and expand. So we're very active. We welcome the opportunity, obviously, to further our discussions with Mr. Modi and all of his colleagues, but we're excited to be here. Sir, I want to know your comment on the recent budget of India. Recent budget. Okay, sir. Thanks for talking with us. Thank you so much, sir. Back in 1998 that we partnered with Erima. As far as India is concerned, there are 165 odd machines, and even for the overseas customers based in India but who have set up their plant abroad, for example, Uflex, SRF, Polyplex, Jindal, for their packaging film application, we have sold around 20 machines. So all put together, we can say about 185 machines already originating from India or installed in India. Giving you the background about Erima got founded way back in 1983. And in the journey of last 42 years, they have sold more than 8,000 machines globally. 8,000 recycling machines is a big number when we talk about recycling per se. ये segment बड़ा हटके है, कोई production machinery की बातें नहीं कर रहे हैं जैसे injection molding, blow molding या film blowing वगैरह वगैरह की. Recycling machines जो है वो एक थोड़ा niche segment है. Waste management के दायरे में waste को कन्वर्ट करना अच्छे ग्रैन्यूल्स में ये ऑलवेज सेकंड प्रेफरेंस रहा है. प्राइमरी प्रेफरेंस वेस्ट मैनेजमेंट का कभी नहीं रहा है. सो दैट इज द रीजन numbers might sound little less, but in terms of recycling industry it's a big number. Erima is number one in plastic recycling. उनका जो कटर कॉम्पैक्टर एक्सट्रूडर टेक्नोलॉजी जो है वो वर्ल्ड में मशहूर है. जितने भी मशीन्स, चाहे वो इंडिया के हो, चाहे वो चाइना के हो, या चाहे किसी और प्रदेश का हो, ये सारे एरिमा की जो रिसाइकलिंग करने की फिलॉसफी है, कटर कॉम्पैक्टर एक्सट्रूडर, यही इंडस्ट्री ने कॉपी करी है. ये एरिमा की अपनी खुद की एक ब्रांडिंग हो जाती है, वेयर दिस पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ रिसाइकलिंग मशीन मीन्स एरिमा. एरिमा का अपने आप में एक बड़ा नाम है. दे आर वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली दे आर कंसिडर्ड टू बी द लीडर्स इन रिसाइकलिंग. जहाँ तक इंडिया की बात है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक अच्छे पैमाने में मशीन के नंबर्स हैं. वी सर्व ऑल द इंडस्ट्रीज, इन हाउस वेस्ट रिसाइकलिंग, इंडस्ट्रियल वेस्ट रिसाइकलिंग एंड पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट रिसाइकलिंग. सो इन शॉर्ट, दिस इज द बैकग्राउंड अबाउट एरिमा एज अ कंपनी. थैंक यू. Welcome, Mr. Marcus, and welcome, Deepak Bhai. It is our great and immense pleasure that we are collaborating
with Arima. See, we are all business people, we all do production, everything, but it is our duty to teach the students that what exactly the plastic problem is. Plastic problem is recycling and sustainability. And there is no better company in the world than Arima who can give the solution to this kind of activity. So, and to my very pleasant surprise, they have informed us this is not for their marketing purpose or not for any sales or showing purpose, it is only for the education purpose. So I am very happy that with this kind of mindset, we are going ahead to sign the MOU today. As per the Ursula von der Leyen, it was for FTA in Europe. It was like a mother of all FTA. So to us, it is mother of all MOU, and we are going to create an environment which come international standard students for sustainability at the same time for recycling. Thank you very much for coming, and for any questions, I request Anil to go forward. MOU से भारत के प्लास्टिक रिसाइकलिंग सेक्टर को सीधा फायदा किस तरीके से मिलेगा? सीधा फायदा देखिए, अभी जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में एजुकेटेड स्किल मैन पावर नहीं है, जीरो है। तो इससे क्या होएगा कि हम लोग अभी जो ट्रेन करेंगे, जैसे स्कूल में बच्चे लोग जाते हैं, बाद में कॉलेज में जाते हैं, ऐसे तो ऐसे हमारी स्किल चालू हो जाएगी। स्कूल समझो चालू हो गई तो उसमें ट्रेन एजुकेशन मिल जाएगा इन छोटे से। किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों हाँ जी। को? किस तरीके की ट्रेनिंग का क्या पार्ट होंगे? नहीं, मशीन रहेगा। मशीन रहेगी। इनकी जो मशीनरी रहेगी उसके ऊपर हम रॉ मटेरियल डाल के स्क्रैप का प्रोसेसिंग करेंगे, और प्रोसेसिंग कैसे होता है वो उनको दिखाएंगे। कौन सा पॉलीमर है, अभी प्लास्टिक में भी काफ़ी पॉलीमर्स है ना, पॉलीथीन है या पीवीसी है या दूसरा है, तो उसमें उसको ट्रायल से बताएंगे, बच्चे लोग को पढ़ाएंगे। एंड दे वंस दे आर अप्रूव्ड, हम लोग उसकी एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम लेके उनको अप्रूव करेंगे, मिस अप्रूव करके बाद में दे विल बी एम्प्लॉयबल। आज क्या है, एक मिनट, आज क्या है कि एकदम अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वो जो रेक पिकर्स होते हैं उठाते हैं वो लोग, मैंने बोला इसे झुकी झप्पी में काम करते हैं। बट अभी जो बढ़ गया है अपना, जो रिसाइकलिंग का काम बहुत बढ़ने वाला है, तो उसमें साइंटिफिक वे से करने का होगा। तो साइंटिफिक वे करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और वो हम एजुकेशन स्टूडेंट्स को देंगे और स्टूडेंट्स तभी रेडी होगा काम करने के लिए। तो इसलिए MOU करने का ये है, और बेस्ट मशीन पे काम करेंगे तो लोग को फ़ायदा होगा, इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, कंट्री को फ़ायदा होगा, वर्ल्ड को, एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदा होगा। तो इसका पर्पस बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, खाली अर्निंग मनी नहीं है, ये पर्पस टू सेव द एनवायरनमेंट है। पर बजट में भी इस बार ये रखा गया है एम्प्लॉयमेंट्स को CSR फंड से जो भी कॉर्पोरेट कंपनियां होगी वो एम्प्लॉयमेंट देगी, तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से 5,000 रुपये देगी, और एम्प्लॉयमेंट्स जो देंगे उनको भी कंपनी देगी। तो क्या आप उसी से जुड़े हुए हैं, आप उससे जुड़ के करेंगे, इंडिविजुअल करेंगे? अभी तो हम लोग जुड़े हुए नहीं है, बट हम लोग तो वी विल वेलकम। लास्ट ईयर हमने पूछा था तो ये बोला भाई गवर्नमेंट खाली गवर्नमेंट एजेंसी को ही पैसा देती है, तो हमको नहीं मिलेगा, हम तो प्राइवेट में चले गए। तो फिर हम लोगों ने इंडस्ट्री से पैसा उठाया मैंने CSR फंड क्रिएट किया, और होता है हमारा। तो अभी मिलेगा तो हम लोग लेंगे। यस, हमारा पर्पस एक ही है, हम लोग सब ऑनररी काम करते हैं, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन करके जो CSR फंड से होता है वो करते हैं। नहीं हुआ तो हमारे पास डोनर्स है, कि हमारे पास स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए डोनर्स पैसा देते हैं, खुशी से देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसको नाम चाहिए, वो खुशी से पैसा देते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स भी दिया जाता है, सर्टिफिकेट कोर्स ही होता है, स्किल सर्टिफिकेट। सर ने बोला ना स्किल इंडिया का हमको ये सर्टिफिकेट हम उसको देते हैं। अभी देखा जाए भारत के किन किन राज्यों में ये कोर्स की फैसिलिटी अवेलेबल है, जहाँ से लोग आपसे जुड़ सकते हैं? अभी तो खाली महाराष्ट्र मुंबई में है, आगे नहीं है, बट हम लोग करेंगे आगे। हमारा फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है? हमारा 4 जगह पे ऑफिस है, बॉम्बे में है, हमारा अहमदाबाद में है, दिल्ली में है, और चेन्नई में है। हम लोग सब जगह पे आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार उसका एक्सपीरियंस आ जावे, एक बार लोगों को कॉन्फिडेंस आवे, स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस आ जावे, तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये तो जो हमारी प्लास्टिक इंडस्ट्री की जो बदनामी हो रही है, The world is searching for the solution of plastic,
because due to plastic we are seeing like many challenges against the environment in India due to huge population. Every day we waste so many plastic things. There is a company, it calls Arema. It was founded in 1983. It's worldwide biggest company who have a solution for the plastic, the way of recycling. So the IREMA has shake hands with the India, and they are introducing there's some machines in India for the recycling. I have managing director of IREMA, Marcus Huber. Sir, basically you selected India to introduce your machines for the training purpose. So why there? Because there is need, and you have a good solution. Due to your technical things, you are ahead in this field in recycling machines. So what do you want to speak on this innovation and this initiative? It's so important to have really skilled people to run recycling machines, and there are no programs out there where you really get trained on recycling machines. And often our customers, they have the issue, they have to train their people to give them the basics in the theory, in the practical life. And together with this great approach from IPMA Amtech, we give a training course, practice and the theory, to people. They also get a certificate, and then the industry can start with people who have already a good base, can build on their experience and really drive the plastic recycling industry forward. And this especially also in India, as India is a very important market, and plastic is a great material which is a solution to a lot of problems we have in the world. If we have no plastic, we have no packaging for our foods, and then we lose the food, and we have to secure the food, because production is also creating CO2 emissions, and with the recycling we can reduce this. And so it's perfect that we can train people together with our machine, with the knowledge of IPMA and Amtech together, and to bring these people to the industry. Thanks. Yes. Sir, in India we have seen many initiatives, many movements against the single-use plastic. What is your take on single-use plastic, and how you are going to help India? And when I talk about the initiatives, you people have initiative. You want like 26 million tons waste yearly. The world products. Yeah. So what in your minds have plans for the India? You know, the one general statement, the single-use plastic, there are solutions to make it not single-use, to recycle it, to bring it into the cycle. And the material is not designed that it by itself jumps into the river, jumps into the seas. It's us. We are the people. If we take care, if we bring back, then we can close the cycle. There is the technology to have this material in the loop, and then we can make the best out of this great material. And this is really our vision. This is our mission at Arema, where our team works day to day. And now we are very happy to have partners, IPMA Amtech on our side, to do this and to drive this forward also in India. थैंक यू सर फॉर टॉकिंग। भारत में प्लास्टिक एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आता है, और हम देखते हैं कि कूड़े के पहाड़ भारत में पूरे देश भर में अलग अलग लोकेशन पर है। तो क्या उस सब का एक बड़ा सोल्यूशन हो सकता है अगर हम वीरेमक के साथ में, अगर भारत कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ये प्लास्टिक ख़त्म हो सकता है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक बड़ा मुद्दा है, लेकिन सिंगल यूज़ प्लास्टिक हम ना कम करें, उसके लिए हमें एक ऐसे प्लास्टिक की ज़रूरत है जिसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। और रिसाइकलिंग की जब बात आती है प्लास्टिक को, तो उसके लिए अलग अलग कंपनियां सामने आ रही है। उसमें एरियमा एक बड़ा कंपनी है, और ये लोग यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर भी चलाने वाले भारत में। तो आने वाले समय में प्लास्टिक का जो हम कह सकते हैं कि सोल्यूशन इरामे ने हमें दे दिया। आपने एक एसोसिएशन के बारे में ज़रूर सुना होगा, दी ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। इसकी चेयरमैन है अरविंद मेहता जी, और ये जो है एसोसिएशन ही 1945 में शुरू हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि कितने विजनरी लोग थे जिन्होंने भारत की आज़ादी से पहले ही ये संस्थान खड़ा करा, क्योंकि उन्हें पता था कि आने वाले समय में प्लास्टिक हमारे लिए चुनौती होने वाला, उसके सॉल्यूशन के लिए क्या करा जा सकता है। तो आज मेरे साथ में अरविंद मेहता जी। अरविंद जी, इतना बड़ा अपने समिट यहाँ एमएओ शुरू करा है, क्या बोलेंगे? नहीं, ये तो
हमारी ड्यूटी है और हमारी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है। ये जो प्लास्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है और काफ़ी देखो इतने इश्यू के बाद में, प्रश्नों के बाद भी प्लास्टिक इंडस्ट्री का ग्रोथ होता है, बट हम लोग जवाबदारी समझते हैं कि भाई ये इश्यू जो है अपना रिजोल्व करने का है और इंडस्ट्री को एक रास्ता बताने का है, तो वो लाइन पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, क्या क्या आप लोगों के गोल्स है और जो आप ये एमओयू एरेमा के साथ कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रिया की कंपनी है, क्या इससे फ़ायदा भारत को होने वाला है? 100% फ़ायदा होगा। बड़ी टेक्नोलॉजी एक आ जाएगी और एजुकेशन आ जाएगा और ट्रेन मैन पावर मिल जाएगा, जो ट्रेन मैन पावर आज नहीं है, और जॉब क्रिएशन बहुत होगा इससे। जो है अभी ट्रेंड है, अभी जो आदमी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में काम करता है उसको समझो सैलरी मिलती है 1 लाख रुपया साल की, समझो ऐसे, तो 3 लाख चले जाएगी, 4 लाख हो जाएगी, 5 लाख हो जाएगी, जैसे एजुकेशन जैसा स्किलिंग। अरविंद जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।